नमस्कार। भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और आज हम ऐसे ही एक सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे अहम अध्याय को डिकोड करने जा रहे हैं। खासकर अगर आप इतिहास के छात्र हैं या फिर हमारे अतीत को गहराई से समझना चाहते हैं तो आज का यह ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की। एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने न सिर्फ पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। तो चलिए बिना देर किए उन घटनाओं की तह तक चलते हैं जिन्होंने इस भीषण त्रासदी को जन्म दिया। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम बैसाखी के उत्साह और उस दिन के माहौल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे तनाव और रॉलेट एक्ट ने एक तूफान की नींव रखी। इसके बाद सीधे उस नरसंहार, मृतकों के असली आंकड़े और उस रात की निराशा पर बात करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे इस घटना से देश में राजनीतिक जागरण हुआ और प्रतिशोध की वो स्थायी विरासत कैसे कायम हुई। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है भाग 1, बैसाखी का उल्लास, एक त्योहार जो त्रासदी में बदल गया। इस घटना की गंभीरता को महसूस करने के लिए उस दिन की खुशियों और अचानक हुई उस बर्बरता के बीच के भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर शहर में बैसाखी की धूम थी। जरा आसपास के गांव से आए एक साधारण इंसान के नजरिए से सोचिए। हर तरफ सिर्फ मेले की रौनक, हंसते खेलते बच्चे और नए कपड़े पहने हुए लोग। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा रखा है। वो तो बस अपना त्योहार मनाने आए थे। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, भाग 2, तनाव और रॉलेट एक्ट, उमड़ता हुआ तूफान। देखिए, ये त्रासदी अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे एक पूरा राजनीतिक माहौल सुलग रहा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने एक बेहद क्रूर कानून थोपा था, रॉलेट एक्ट। मतलब अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल या मुकदमे के सीधे जेल में डाल सकती थी, बिल्कुल मनमानी। जाहिर है, इस अन्यायपूर्ण कानून ने पूरे देश में भयानक गुस्से और हताशा को जन्म दिया और लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे थे। अगर हम अप्रैल 1919 की घटनाओं को देखें तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। शुरुआत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में भयंकर गुस्सा भड़कता है। फिर अप्रैल के मध्य में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे शांतिपूर्ण नेताओं को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। 13 अप्रैल की पूर्व संध्या आते आते अमृतसर में सख्त मार्शल लॉ लगा दिया गया। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए गए। तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, भाग 3, नरसंहार, जलियांवाला बाग में बिछाया गया जाल। उस शाम असल में क्या हुआ, इसे समझने के लिए हमें उस बाग की बनावट को समझना होगा। जलियांवाला बाग कोई आम पार्क बिल्कुल नहीं था। एक बड़ा खुला मैदान जरूर था, लेकिन चारों तरफ से असामान्य रूप से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। और सबसे खौफनाक बात, अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। उस शाम ये जगह प्रदर्शनकारियों, मेला देखने आए परिवारों और छोटे बच्चों से खचाखच भरी थी। वो ऊंची दीवारें और वो इकलौता संकरा रास्ता अनजाने में ही सही उस बेखबर भीड़ के लिए मौत का एक ऐसा कुआं बन चुका था जहां से बचना नामुमकिन था। और फिर अंग्रेज अफसर रेजिनल्ड डायर 50 हथियारों से लैस सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। सैनिक सबसे पहले उस इकलौते बाहर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। भीड़ को कुछ समझ आता उससे पहले ही, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई मौका दिए, डायर सीधा आदेश देता है, फायर। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 10 मिनट। ये कोई मामूली 10 मिनट नहीं थे। गोलियों की बौछार लगातार करीब 10 मिनट तक होती रही, बिना रुके। जान बचाने के लिए भागते लोगों पर, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे बेबस लोगों पर और अपने बच्चों को सीने से छिपाए माताओं पर। यह निर्दयी गोलाबारी पूरे 10 मिनट तक चलती रही। और इन 10 मिनटों में 1650 गोलियां दागी गईं। 1650 डायर का बहुत स्पष्ट और क्रूर आदेश था। जहां भीड़ सबसे घनी हो, जहां परिवार सबसे ज्यादा घबराकर भाग रहे हों, गोलियां वहीं चलाओ। कोई और रास्ता ना पाकर बहुत से लोग बाग के बीचों बीच बने कुएं में कूद गए। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वो कुआं भी लाशों से भर गया। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, भाग 4, मृतकों के आंकड़े और निराशा, तत्काल परिणाम। गोलियों की आवाज तो रुक गई, लेकिन इसके बाद जो सन्नाटा पसरा वो और भी भयानक था। यहां आप एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए उसमें दावा किया गया कि करीब 379 लोग मारे गए,
लेकिन असलियत, जो आंकड़ा भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, वो 1000 से भी अधिक निर्दोष लोगों की मौत का था। ये अंतर साफ दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी इस घिनौनी बर्बरता को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। उस रात की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। गोलियां खत्म होने के बाद डायर तो वहां से चला गया। पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लगा था। इसका मतलब था कि कोई भी शख्स बाहर आकर घायलों की मदद नहीं कर सकता था। रात के घुप अंधेरे में लोग, बच्चे और बुजुर्ग उसी बाग में खून से लथपथ तड़पते रहे। पानी के लिए चीखें गूंजती रहीं, लेकिन लाशों से पटे उस कुएं के पास बिना किसी मेडिकल मदद के अनगिनत मासूमों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस अमानवीय कृत्य के बाद भारत हमेशा के लिए बदल गया। ये है हमारा 5वां भाग, भाग 5, राजनैतिक जागरण, एक परिवर्तित राष्ट्र। इस त्रासदी ने पूरे देश में एक ऐसी चेतना जगा दी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग दे दी। देश भर में गुस्से की लहर थी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। उनके ये शब्द देखिए कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे सम्मान का क्या मतलब जब मेरे देशवासियों का खून सड़कों पर बहाया जा रहा हो। ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, ये पूरे देश की आवाज थी। इस नरसंहार ने महात्मा गांधी को भी बहुत गहरा आघात पहुंचाया। इसी त्रासदी ने उस चिंगारी का काम किया जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। जो भारतीय अब तक मानते थे कि अंग्रेजों से न्याय मिल सकता है, उन्हें अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए एक असल और आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। और इसी के साथ हम इस ऐतिहासिक चर्चा के आखिरी भाग पर पहुंचते हैं, भाग 6, प्रतिशोध और स्थायी विरासत, न्याय की कीमत। इस नरसंहार का असर सिर्फ आंदोलनों तक सीमित नहीं रहा, इसने व्यक्तिगत न्याय की एक बहुत लंबी कहानी भी रची। न्याय का इंतजार लंबा था। 1919 में एक युवा भारतीय उधम सिंह ने अपनी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देखा था। पूरे 21 सालों तक, जी हां, 21 साल तक उन्होंने इस आग को अपने सीने में जलाए रखा। फिर 1940 में वे न्याय के लिए लंदन पहुंचे और वहां जाकर पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ओ डायर ही वो इंसान था जिसने पंजाब में डायर की इन क्रूर कार्रवाइयों का समर्थन किया था। गिरफ्तारी के बाद जब उधम सिंह से इस हत्या का कारण पूछा गया तो उनका जवाब बेहद शांत और दृढ़ था। मैंने यह अपने लोगों के लिए किया। इस कदम के लिए उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन भारत के लिए वे एक अमर शहीद बन गए जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो अगर हम इस पूरी घटना को समेटें, खासकर जो छात्र इस विषय को तैयार कर रहे हैं, वो इस टेबल पर जरूर ध्यान दें। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार का दिन। रेजिनाल्ड डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। माइकल ओ डायर, जिसकी 1940 में लंदन में हत्या हुई। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाई। महात्मा गांधी, जिन्होंने इस घटना के बाद बड़ा आंदोलन शुरू किया। और उधम सिंह, वे गवाह जिन्होंने 21 साल बाद लंदन जाकर बदला लिया। इन बिंदुओं को हमेशा याद रखिएगा। आज भी जलियांवाला बाग की उन दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, और वो कुआं, उस दिन की चीखें आज भी समेटे हुए हैं। अंत में एक सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। जिन लोगों ने उस दिन अपना सब कुछ खो दिया, उनकी ये शहादत आज भी दुनिया भर में न्याय की लड़ाई को कैसे प्रेरित कर रही है? आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, और ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना कितना जरूरी है। इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।